आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी एक्सप्रेस में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक सड़क हादसे की बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर नाले में गिर गया रोडवेज परिचालक, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और रेस्क्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां प्रदीप नाम का यह शख्स एक खुले नाले में गिर गया। केवल उसका मुंह ही नाले से बाहर दिख रहा है, जबकि पूरा शरीर नाले के अंदर फंसा हुआ है। देर रात पुलिसकर्मियों ने नाले से रेस्क्यू कर कंडक्टर को सकुशल बाहर निकाला। दरअसल गलशहीद इलाके में पुराने बस अड्डे के पास एक खुला नाला है, जिसमें बुधवार रात को कंडक्टर गिर गया, जिस पर लेपर्ड पुलिस की नजर पड़ी। सिपाहियों ने शोर मचाकर स्थानीय लोगों को बुलाया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका और इस शख्स को बाहर निकाला जा सका। कितनी खतरनाक ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मानसून की शुरुआत हो रही है और ऐसे में इस तरह के खुले नाले आगे जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस कंडक्टर को भी तब बचाया जा सका जब लेपर्ड पुलिस की नजर इस पर पड़ी। अगर नजर ना पड़ी होती तो इसे बचाना भी मुश्किल होता। फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से जुड़े हैं। फरीद, यहां पर वक्त कह सकते हैं अच्छा रहा इस शख्स का कि पुलिस की नजर पड़ी और इसे बचा लिया गया। जी हाँ, इनका मुरादाबाद पुलिस के जो जवान थे, अचानक उनकी नजर पड़ी और जैसे ही उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति नाले में गिरा है, शोर हुआ वहां, तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए वहां पे जो भी संसाधन थे उसका इस्तेमाल करते हुए उस कंडक्टर को रोडवेज के पास जो नाला था उसमें से उसे निकाला। गर्दन तक वो डूब चुका था। गनीमत रही कि नजर पड़ गई, उसको बचा लिया गया। जी फरीद, क्या चोट भी पहुंची है इन्हें? अभी सेहत को लेकर क्या है अपडेट? पुलिस ने जब उसको निकाला तो उसके बाद उसको रात पानी डालकर साफ किया गया, फिर उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, कैसे हुआ? वो गिरे कैसे इस नाले में? ये कंडक्टर बस पर तैनात थे। आप रोडवेज के अंदर बस खड़ी कराने के बाद वे बिल स्टाफ वहाँ जमा करने के बाद जब ये बाहर निकले तो अचानक एक बस रोडवेज के अंदर आई। उससे बचने के चक्कर में, लेकिन फरीद, इस पूरी घटना ने मानसून से पहले की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। इतना बड़ा नाला गंदगी से भरा हुआ दिख रहा है और खुला है। इनका हर साल नाला सफाई के नाम पर नगर निगम में लाखों का घोटाला होता है और अधिकारी नाला सफाई के नाम पर 30 लाख रुपए खर्च करते हैं कि 15 जून से पहले मुरादाबाद के नाले साफ होते हैं। लेकिन नाले साफ की हकीकत साफ नजर आ रही है कि मुरादाबाद में नाले भी साफ नहीं होते हैं और उनकी सुरक्षा के भी कोई इंतजाम यहाँ नहीं है, जबकि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है। बिल्कुल फरीद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो गनीमत रही, इस शख्स की जान बचा ली गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कोरोना महामारी में शिथिलता बरतने के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएमएल अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर एके त्रिपाठी को हटा दिया है। आरएमएल में अनियमितताओं की खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिसका असर हुआ है। अब पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नजहत हुसैन को चार्ज दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। कई और मामले भी इनके खिलाफ चल रहे थे, जांच चल रही थी, जिसमें भर्ती में भी अनियमितता और हॉस्पिटल के कामकाज के अंदर भी अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और जिसका मामला जिसके खिलाफ भी जांच चल रही थी। और इसी बीच आरएमएल हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां की व्यवस्थाओं से वो नाखुश थे, जिसके बाद कार्रवाई तेजी से हुई और अब इन्हें हटा दिया गया है। उधर संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद प्रवीण कुमार निषाद ने आरोप लगाया कि एके त्रिपाठी ने तथ्यों को छिपाकर अनियमित तरीके से आरएमएल अस्पताल के निदेशक के पद को हासिल किया। निदेशक पद के फॉर्म में अपने विरुद्ध चल रही विभागीय जांच की जानकारी उन्होंने छिपाई। सांसद ने आरोप लगाया कि केजीएमयू में एनेस्थीसिया विभाग के हेड रहने के दौरान समूह ग की नियुक्ति में धांधली के आरोप उन पर लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद एक जांच बिठाई गई थी और इस जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अब कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 114 नए मामले सामने आए। कल भी गाजियाबाद में 100 मामले सामने आए थे और आज फिर 114 नए मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1040 हो चुकी है। जिले में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 501 है। 49 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। गाजियाबाद में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कल 121 नए मामले सामने आए थे और अब 114 नए मामले आज सामने आए हैं बीते 24 घंटे में।
अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, गाजियाबाद में आखिर ये हो क्या रहा है? कल 121 मामले, आज 114 मामले, इस तरीके से हर रोज 100 मामले जुड़ रहे हैं। अब जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार ये जो कोरोना कहर है इसके आगोश में गाजियाबाद आता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले अगर 48 घंटे की बात करें तो अगर बात की जाए तो तकरीबन 250 के करीब मरीज यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह है। वजह साफ यही निकल कर आती है कि लोगों की जो लापरवाही है वही उन पर हावी पड़ रही है, जिसके चलते लोग बाग गाजियाबाद में कोरोना के आगोश में समाते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 114 नए मामले आए हैं और जनपद में अभी तक 49 मौत भी हो चुकी हैं। एहतियात के तौर पर तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन शासनिक और प्रशासनिक तौर पर जितनी तैयारियां हैं शायद वो इतनी नहीं पूरी तरीके से कर पा रही है, जिसके चलते लोग बाग लगातार कोरोना के ही बिल्कुल अमित, लेकिन खतरा टला नहीं है। अभी आने वाले महीने तो जानकार बता रहे हैं कि और ज्यादा क्रूशियल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और उस वक्त से पहले की तैयारी भी दिख रही है कि किस तरह के इंतजाम सड़कों पर है। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद में हर रोज नए मामले जो आ रहे हैं उनकी संख्या 100 से ऊपर ही दिखाई दे रही है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वो सचेत रहना दिख नहीं रहा। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 19,557 है। यूपी में 700 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 6,375 है और अब तक 596 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। और प्रदेश में क्या है हालात, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ देवरिया से उमाशंकर भट्ट जुड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार जुड़ेंगे, वहां के भी हालात को जानेंगे, क्योंकि अब जो छोटे शहर हैं वहां पर खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। उमाशंकर देवरिया से हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर, देवरिया के बारे में बताएं कि वहां पर कोरोना केसेस कितने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देवरिया जिले में लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो कोरोना को लेके आ रहे हैं। देवरिया जिले में 193 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, वहीं 134 डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगर हम मौत की बात करें तो और बुजुर्ग और जवान मिला के कुल मिला के 4 मौत हुई है। देवरिया जिला प्रशासन ने हालांकि बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसके लिए देवरिया जिला प्रशासन ने भटनी रेलवे स्टेशन पे एक रेलवे कोच जो आइसोलेशन वार्ड सरकार ने रेलवे बोर्ड ने दिया वो भी आ चुका है। इससे कह सकते हैं कि देवरिया जिले में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार कोरोना के मरीजों को दावत दे रहे हैं और कोरोना लेके आ रहे हैं। उमाशंकर, हमें पता है कि अब जो मूवमेंट है लोगों की बढ़ गई है और ऐसे में खतरा बढ़ गया है, तो अब किसी भी समुदाय विशेष को या किसी भी भीड़ को हम ये नहीं कह सकते कि मजदूरों के आने से संख्या जो है वो बढ़ रही है। अब हमारा फोकस इंतजामों पर होना चाहिए। आपने कहा एक कोच वहां पर पहुंच चुका है जिसमें कि तमाम बेड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया गया है। किस तरह की व्यवस्था उस रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर? देखिए, जो ट्रेन के अंदर है इसमें कई बोगियां आई हुई हैं। हालांकि जो देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन कोचेज रखने थे उसको भटनी रेलवे स्टेशन पे रखा जाएगा। वो आज सुबह तक उस ट्रेन कोचेज को आ जाना है और आ चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार प्रवासी मजदूर देवरिया में आ रहे हैं वही कोरोना को लेके आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए अच्छी व्यवस्था की है। डीएम अमित किशोर लगातार कोरोना मरीजों से बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जिले में धज्जियां उड़ रही हैं। अगर हम चौराहों की बात करें, बाजार की बात करें तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। तो जिला प्रशासन को इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन कराना पाए। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को दोनों मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर हम मौत का आंकड़ा बात करें तो जिला जी उमाशंकर, तो ये भी सोचने की बात है कि लोग आखिर खतरे को खुद ही क्यों दावत दे रहे हैं? जो प्रोटोकॉल है उसका पालन लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, यहाँ आपने लोगों से बात की, क्या यहाँ पर भी ये तस्वीर अब आम हो चली है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बिना मास्क और बिना इंतजाम के? हाँ बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर के हालात में कुछ इसी तरह के अब दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि जो लोग हैं, जो सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, अब वो शायद जो कोरोना वायरस है उससे इतने अनजान से हो चले हैं कि अब वो कोई भी मास्क नहीं लगाना चाहता। यानी कि कुछ अगर बात करें तो सड़कों पर 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से शुरुआती बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना भी
समझना मुश्किल होता है कि आखिर क्यों मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आयुष मंत्रालय, सरकार, प्रशासन सभी कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप मास्क लगाते हैं बाहर निकलते वक्त तो आप अपने आप को खतरे से दूर कर लेते हैं, दूरी आपकी बढ़ जाएगी, कोरोना वायरस और आपके बीच की दूरी। फिर भी लोग मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं। इधर फिरोजाबाद से बड़ी खबर, कोरोना के 21 नए मरीज यहां पर सामने आए हैं। जिले में 496 मरीजों की इस वक्त संख्या है। 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 113 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। इधर नोएडा का भी हाल बेहाल है। कोरोना के 98 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक 1669 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। नोएडा में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 654 है ये संख्या, जो कि इस वक्त कोरोना से संक्रमित है ये लोग। खबर गाजीपुर से, न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर देखने को मिला है। कोविड-19 हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरीके से कोविड अस्पताल के अंदर बदइंतजामी है, गंदगी का अंबार लगा है। मोहम्मदाबाद से अब हॉस्पिटल को शिफ्ट करके सहेड़ी कर दिया गया है। मरीजों ने एक वीडियो वायरल किया था हॉस्पिटल के अंदर की अनियमितताओं को दिखाते हुए। इस वीडियो को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। यूपी में कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के ब्लूप्रिंट जो हैं वो कोर्ट में पेश करने होंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कई सुझाव दिए थे। उन सुझावों पर सरकार ने कितना काम किया है, कितना अमल में लाया है, इसका भी ब्यौरा सरकार को कोर्ट के सामने रखना होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए बात नेपाल की करते हैं, जो कि चीन से अब परेशान होता नजर आ रहा है। चीन की चाल का नेपाल में विरोध शुरू हो गया है। नेपाल की जमीन पर चीन के अतिक्रमण को लेकर नेपाली कांग्रेस ने नेपाल सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की संसद में चीन से अपनी जमीन को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में चीन से नेपाल की जमीन वापस लिए जाने से संबंधित रेजुलेशन पेश करने का नोटिस दिया गया है और जो आरोप लग रहे हैं मौजूदा नेपाल सरकार पर कि वो चीन के प्रति इतनी ज्यादा वफादार है कि अपनी जमीन भी चीन के सुपुर्द कर रही है। तो मौजूदा नेपाल सरकार को चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वाला माना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और अब विरोधी भी मौजूदा सरकार का विरोध करने लगे हैं। विपक्षी दल और साथ ही आम पब्लिक भी, नेपाल की जो आम पब्लिक है वो भी परेशान हो रही है। नेपाल के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है और ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्द इस हिस्से में चीन अपना पोस्ट बनाने वाला है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, चीन की शह में नेपाल भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये मुमकिन नहीं है उसके लिए, लेकिन अब नेपाल के लोग ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, चीन की जो नीति है, जो एक दोस्ती के नाम पर वो आगे आता है और अक्सर वो अपने दोस्तों के पीठ पे ही चाकू घोंपता है, और यही हाल भारत के साथ भी हो चुका है। 1962 की लड़ाई में उस वक्त में भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद उसी वक्त में लड़ाई किया गया था। अगर पाकिस्तान को कहें, अगर पाकिस्तान देखिए भारत के साथ में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया। वहां पर एक बड़ा एक कॉरिडोर बनाने की नीति है, एक तरफ विस्तारवाद और दूसरी तरफ ऐसा कुछ दो पड़ोसी देशों के बीच संबंध बिगाड़ देना ताकि उसकी जो बादशाहत है वो बना सके, अपना जो आधिपत्य है वो जमा सके। लेकिन फिलहाल जो नेपाल में हो रहा है उससे भारत पर कितना असर पड़ने वाला है? नेपाल में चीन का जिस तरह से विरोध और मौजूदा नेपाली सरकार का विरोध शुरू हुआ है, तो भारत पर इसका कोई असर आप देखते हैं क्या? निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत सालों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। लेकिन चीन जो है वहां पर धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया था। वहां पर जमीन पर कब्जा, वहां के लोगों पर कब्जा, शुरुआती तौर पर वहां पर टैक्स फ्री किया गया। वहां का मार्ग जो है, जिस तरह से भारत ने अपना एक मार्ग खोला है कि वो आप बिना टैक्स आप सामान खरीद की बिक्री और आना जाना कर सकते हैं, उस तरह से चीन ने भी वहां पे किया। और इस तरह से करते करते वो धीरे धीरे वहां पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और कुछ गांव की जो जमीनें जो है वो जिस तरह से लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अब लोग वहां पे एक्टिव हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और वो जान रहे हैं कि भारत के साथ में जब भी दोस्ती रहा, भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन चीन
अब जिस तरह से उसकी नापाक हरकत वहां पर बिल्कुल धीरे धीरे पांव शंकर, पसार चीन रही है। जिसकी भी मदद करता है उसे अपना कर्जदार बना लेता है, या तो कर्ज के रूप में जो पैसे देता है उसकी एक बड़ी कीमत चीन हमेशा ही वसूलता है तमाम देशों से, और यही चीन में अब नेपाल में भी देखने को मिला है चीन की ओर से। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 19वें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही, जिससे डीजल के दाम 80 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल का दाम जो है, दिल्ली में डीजल की कीमत इस वक्त 80 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर। आज डीजल के दाम में 14 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 19 दिन में पेट्रोल के दाम 8 रुपए 66 पैसे बढ़े तो डीजल के दाम में 10 रुपए 63 पैसे का इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी कुशीनगर आना चाहते हैं, जिन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अब यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। वहीं कुशीनगर में लोगों ने यह खबर सुनी तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। लोगों ने सरकार के फैसले का धन्यवाद किया है। सबका कहना है कि सरकार के फैसले से कुशीनगर बौद्ध सर्किट से जुड़ेगा, साथ ही पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं इस फैसले के बाद। उनका कहना है कि अब यहां पर पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने संघर्ष के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित हो गया, और साथ ही साथ कुशीनगर के माननीय सांसद जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कुशीनगर के सम्मान को उन्होंने बचा लिया। ये काफ़ी गौरवान्वित पल है कुशीनगर के लोगों के लिए, और यहाँ के रोज़गार के अवसर, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के सुनहरे अवसर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और इस तरीके से भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है कुशीनगर के लिए। उधर कांग्रेस 26 जून यानी कि कल देश भर में शहीदों का सलाम दिवस मनाने की तैयारी में है, जिसके जरिए कांग्रेस 20 जवानों की शहादत को सलाम करेगी और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। 26 जून यानी कि कल 11 से 12 बजे के बीच ये कार्यक्रम होगा। कई बड़े नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता भी इसमें हिस्सा लेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिन्होंने अपील की 26 जून को शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम के आयोजन की, तो दूसरी तरफ आप शहीदों के पार्थिव शरीर की तस्वीर देख रहे हैं। 20 जवानों की शहादत चीन के साथ हिंसक झड़प में हुई थी। तो भारत और चीन के बीच गलवान वैली हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिन्हें लेकर कांग्रेस देश भर में शहीदों को सलाम दिवस मनाने वाली है। गाजीपुर से बड़ी खबर, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के सगे भाई पीए समेत सहयोगियों के 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। मुख्तार के भाई पूर्व विधायक शिवगतुल्ला के 3 शस्त्र लाइसेंस निलंबित हुए हैं। पी रहे जाकिर हुसैन, मिसबाहुद्दीन के भी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए। मुख्तार के करीबी विक्रम अग्रहरी, अबू फकर, अलाउद्दीन के शस्त्र भी निलंबित हुए हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार के करीबियों के 8 असलाह बरामद किए।
खबर बस्ती से, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र के ऊंच टोला महोसा गांव में मामूली विवाद में 3 चचेरी बहनों ने पिता के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या कर दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान रामचरण ने मना किया और अब शब्दों का इस्तेमाल किया। जब सनोज नाम के बच्चे ने विरोध किया तो रामचरण और उसकी 3 बेटियों ने मिलकर सनोज की हत्या कर दी। दसंत कबीरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं लोग। महिलाएं भी पीछे नहीं है। लाठी डंडों से लैस होकर के एक घर पर इन्होंने हमला किया, तोड़फोड़ की है, मारपीट हुई है। दूल्हापार गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। जमीन को लेकर विवाद, जिसकी वजह से ये तस्वीर सामने आई। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। उधर हमीरपुर में पुलिस के साथ नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की पुलिस की लाठी पकड़कर बहस कर रही है। इस दौरान पुलिस भी लड़की के साथ धक्का मुक्की करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते यहां पर हंगामा हो रहा था। पुलिस की टीम समझाने के लिए पहुंची, जिसका लड़की ने विरोध शुरू कर दिया। चिकासी थाना क्षेत्र के जुगनी गांव का यह मामला है। जालौन में कुछ युवकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, जिसमें वो हथियार लहराते दिख रहे हैं। वायरल तस्वीर को लेकर पुलिस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इन युवकों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। क्या इन्हें कानून का डर नहीं है कि अवैध तमंचा लेकर खुद ही फोटो खींचते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डाल भी देते हैं। पुलिस हरकत में आई इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और अब पुलिस अधीक्षक का कहना है कि टीम का गठन किया गया है, इन युवकों की तलाश चल रही है। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।